तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज। यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा डायरेक्टिव वर्ड्स को समझने का। एक चीज एट दी ऑनसेट में क्लियर कर दूं, ये डायरेक्टिव वर्ड्स आपको जीएस और ऑप्शनल में दोनों में कॉमन मिलेंगे। और जीएस और ऑप्शनल में दोनों डायरेक्टिव वर्ड्स के जो स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं। कोई स्टेप्स में अंतर नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कंटेंट प्रेजेंटेशन पूरी चेंज हो जाती है। कंटेंट प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जिस तरीके से ऑप्शनल का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ऑप्शनल में बॉडी के अंदर हुक, बॉडी, ग्लाइडर, ये सब लिखा जाता है। ऑप्शनल के अंदर जिस प्रकार का कंक्लूजन होता है, ये तीनों चीजें अलग होती हैं। तो डोंट कंफ्यूज दीज थिंग्स विच आर देयर। ये चीज याद रखनी है। हम यहाँ पर जीएस स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, जीएस के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। बहुत कॉमनली यूज्ड है, यूपीएससी इसको बहुत ज्यादा यूज करती है। डिस्कस टाइप का डायरेक्टिव वर्ड आए तो दिमाग में एक टेक्निक याद रखना, जिस टेक्निक को हम एक सिंपल लैंग्वेज में गेम कहते हैं, टग ऑफ वॉर। बचपन में आपने ये गेम सभी ने खेली होगी। एक रस्सी होती है, कुछ लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं और रस्सी खींचते रहते हैं, इधर भी और इधर भी। डिस्कस एग्जैक्टली वही टाइप का डायरेक्टिव वर्ड है। डिस्कस के डायरेक्टिव वर्ड में हमें क्या करना है कि हमें जो बॉडी का पार्ट होता है, उस बॉडी के पार्ट में टू पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, टू नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं। यहां पर सिर्फ ये फैक्ट्स को स्टेट करना है। इन फैक्ट्स के अंदर टू पॉजिटिव फैक्ट्स होंगे, टू नेगेटिव फैक्ट्स होंगे। बस ये चीज आपको यहां पर क्लियर कट तरीके से याद रखनी है। सो डिस्कस डायरेक्टिव वर्ड इज इक्वल टू टग ऑफ वॉर। मैं अब इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वो सब चीजों पे नहीं जा रहा। ऑप्शनल में कैसे ये वेरी करेगा वो तो बात ही नहीं कर रहा है। जीएस में बात कर रहे हैं सिर्फ इतनी कि पॉजिटिव नेगेटिव फैक्ट्स को स्टेट कर देना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना। पॉइंट्स को सिर्फ स्टेट कर देना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना। सो डिस्कस में ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम एलूसीडेट पे। एलूसीडेट का मतलब ये होता है कि यहां पर एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट दिया होगा, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन का कॉन्स्ट्रक्ट जब भी आप एलूसीडेट टाइप का डायरेक्टिव वर्ड देखोगे, आप देखोगे कि उसमें हमेशा एक कॉम्प्लेक्सिटी की स्टेटमेंट दी गई होगी, एक आर्ग्यूमेंट दिया गया होगा। अब एलूसीडेट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस आर्ग्यूमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम तीन चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे पहला हम फोकस करते हैं कि यहाँ पर हम उस आर्ग्यूमेंट को एग्जाम्पल्स के थ्रू इलस्ट्रेट करें। तो हम एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये जब हम कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ हम इस आंसर में इस आर्ग्यूमेंट का सिग्निफिकेंस इलेबोरेट करते हैं, सिग्निफिकेंस बताते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद करना है। ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, एक एक डायरेक्टिव वर्ड के स्टेप्स लिख के अपने सामने कागज पे रूम में चिपका लो। मेंटरशिप एक्स वाले जो स्टूडेंट, उनको वरी करने की जरूरत नहीं, उनके तो दिमाग में ये छपेंगे और एक एक आंसर को इस तरीके से मैं लिखवाऊंगा तो उनकी वो पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल्स को इलस्ट्रेट करना, सिग्निफिकेंस बताना, और तीसरी चीज यहां पर ये है कि किस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट जिसको आपने यहां पर ब्रेक डाउन किया है, वो कैसे बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है, उसकी इंपॉर्टेंस बता। अब यहां पर एक पॉइंट आ गया। अब आप कहोगे कि बी और सी में क्या फर्क है। बी और सी में फर्क ये है कि हमने एलूसीडेट में एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया, पहली बात तो। फिर हमने सिग्निफिकेंस पूरे आर्ग्यूमेंट का बताया, यानी कि पूरी स्टेटमेंट का बताया जो क्वेश्चन में दी गई है। और जब हमने ब्रेक डाउन किया तो ब्रेक डाउन किस चीज का किया, उस स्टेटमेंट को हमने तीन या चार पार्ट्स में तोड़ा होगा। वो जो तीन या चार पार्ट्स में आप तोड़ते हो, उन तीन चार पार्ट्स की इंडिविजुअली क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब आप इसका एक मैक्रो स्ट्रक्चर इवॉल्व करता हुआ देखो कि एलूसीडेट के आंसर में हम स्टार्ट करेंगे हमेशा एग्जाम्पल्स से। ये हमारी मैक्रो अम्ब्रेला होगी।
यानी कि कोई भी जो आर्ग्यूमेंट होगा उसके इलस्ट्रेशंस का प्रयोग करके आंसर की शुरुआत होगी। आंसर की शुरुआत जब इन एग्जाम्पल से होगी, उसके बाद हम परकोलेट करके यहां पर आएंगे इस पॉइंट पर कि जो आर्ग्यूमेंट था, उस आर्ग्यूमेंट पर से का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने पहले पूरे आर्ग्यूमेंट के एग्जांपल्स बताए, फिर आर्ग्यूमेंट की इंपॉर्टेंस बताई, और फिर आर्ग्यूमेंट के अंदर के जो मल्टीपल पार्ट्स थे, आपने उन पार्ट्स का इंपॉर्टेंस बताया। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारे आंसर का एलूसिडेट का बना, इसको दिमाग में रखना। इसके बाद आता है एग्जामिन, बड़ा कॉमनली यूज्ड है अगेन। एग्जामिन का मतलब होता है कि यूपीएससी आपसे चाह रहा है कि आप स्टेटमेंट को इंटेरोगेट करो। जो भी स्टेटमेंट दी गई है, आप उस स्टेटमेंट को स्क्रूटिनाइज करो। ये बहुत क्रूशल चीज है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं एक प्रीमाइस को आइडेंटिफाई करके। प्रीमाइस यानी कि क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज टू बी एग्जामिन्ड। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की आवश्यकता है। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया होगा और वो कहेगा इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो। उस स्टेटमेंट से आपको एक प्रीमाइस डिराइव करना है पहले। आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें से अब मैं एक प्रीमाइस को डिराइव करूंगा। प्रीमाइस का मतलब होता है कोर आर्ग्यूमेंट, कि कोर मुद्दा क्या है। जब आप उस कोर आर्ग्यूमेंट को यहां पर डिराइव करते हो, उस कोर आर्ग्यूमेंट को डिराइव करने के बाद फिर हमें वैलिडेट करने के पॉइंट्स लिखने हैं उस आर्ग्यूमेंट को, और फिर हमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंटली कॉन्ट्राडिक्ट करने के पॉइंट्स लिखने हैं। जब हम वैलिडेट और कॉन्ट्राडिक्ट करने के पॉइंट्स लिखेंगे, इसके बाद आता है एक फाइनल जजमेंट। तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट पकड़ के गेम नहीं खेलना है। स्टेटमेंट को पकड़ के जो क्वेश्चन में दी गई है, एग्जामिन में हमें एक कोर आर्ग्यूमेंट डिफाइन करना है, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट के पीछे एक आर्ग्यूमेंट छुपा होगा। हमें वो आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना है। वो आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करके फिर हम उस आर्ग्यूमेंट के वैलिडेशन वाले पॉइंट्स, कॉन्ट्राडिक्शन वाले पॉइंट्स, एक पॉइंट वैलिडेशन, एक पॉइंट कॉन्ट्राडिक्शन, एक पॉइंट वैलिडेशन, एक पॉइंट कॉन्ट्राडिक्शन, और फिर पांचवें पॉइंट में एक फाइनल जजमेंट। और ये जजमेंट जो होगी, याद रखिएगा, ये न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल का मतलब ये है कि ये जजमेंट वैलिडेशन वाले पॉइंट्स को सपोर्ट ना करे, ये जजमेंट कॉन्ट्राडिक्शन वाले पॉइंट्स को सपोर्ट ना करे, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पेश करे। तो एग्जामिन थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहां पर कंटेंट होना बहुत क्रूशल है। क्योंकि कंटेंट होगा, कंटेंट में डेप्थ होगी, तब आप उसको वैलिडेट और कॉन्ट्राडिक्ट कर पाओगे। वरना सिर्फ या तो कंटेंट वैलिडेशन वाला होगा या कॉन्ट्राडिक्शन वाला होगा। एग्जामिन में वो दोनों चीजों का जजमेंट चाह रहा है आपसे, इसीलिए एग्जामिन डायरेक्टिव वर्ड टफ है और यूपीएससी में वो बढ़ रहा है। फिर आता है एक वर्ड असेस। असेस का मतलब होता है कि यहां पर यू अगेन इवेलुएट बट टेक अ स्टैंड। इवेलुएट बट टेक अ स्टैंड, यानी कि असेस में हम क्या करते हैं, हम जो भी कोर आर्ग्यूमेंट होता है क्वेश्चन का, उस आर्ग्यूमेंट के पहले तो मेरिट्स निकालते हैं, फिर उसके हम शॉर्टकमिंग्स निकालते हैं, फिर हम इन दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं। यहां पर कंपैरिजन करने के टाइम पे आप टेबल का यूज कर सकते हो, और फिर चौथे लेवल पर हम एक जजमेंट देते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, एक ओपिनियन लेते हैं। और जो भी आपका स्टैंड या ओपिनियन होगा, याद रखिएगा कि वो सपोर्टिव होना चाहिए ऑफ सम थॉट। सपोर्टिव ऑफ सम थॉट का मतलब ये होता है कि जो भी आप एक स्टैंड या ओपिनियन ले रहे हैं, जजमेंट ले रहे हैं, वो जजमेंट और स्टैंड आपका जो है, एक थॉट को, एक पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शाना चाहिए, बताना चाहिए कि अच्छा ये चीज हो रही है, ये हुई है, ये चीज है। मेरिट्स, शॉर्टकमिंग्स, कंपैरिजन का टेबल, ये बहुत क्रूशल है असेस में। फिर आते हैं एक कमेंट टाइप क्वेश्चंस, बड़े फ्रीक्वेंट हो गए हैं यूपीएससी में पिछले 3 सालों में। कमेंट का मतलब होता है कि यहां पर यूपीएससी आपसे जज कर रहा है कि क्या आपके पास एक एबिलिटी है टू फॉर्म रीजनड ओपिनियन। रीजनड ओपिनियन,
यानी कि यहां पर हम कमेंट में क्या करते हैं, एक जो भी क्वेश्चन के अंदर आर्ग्यूमेंट होता है उस आर्ग्यूमेंट से एक हेडलाइन ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। अब देखो ये एक और चीज है जो आपको सीखनी है यहाँ। कमेंट टाइप क्वेश्चंस में आपको एक स्टेटमेंट अक्सर दी जाती है, उस स्टेटमेंट से आपको एक हेडलाइन ऑब्जर्वेशन बनानी है। हेडलाइन ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि वो कमेंट टाइप स्टेटमेंट जो है उसका कोर आइडिया क्या है। कोर आइडिया, वो ब्रॉड एक थॉट किस चीज पे बात कर रही है, उसका हेडलाइन ऑब्जर्वेशन क्या है। वो जो कोर आइडिया और हेडलाइन ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को लेकर हम यहां पर पॉइंट्स देते हैं टू सपोर्ट आर ओपिनियन। कमेंट में हमेशा सिर्फ सपोर्ट करना है, याद रखिए। आप एक स्टेटमेंट पकड़ेंगे जो क्वेश्चन में दी है, उस स्टेटमेंट से उसका कोर आइडिया डिराइव करेंगे, यानी कि एक हेडलाइन ऑब्जर्वेशन बनाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन में वो ये दर्शाना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को लेकर हम पॉइंट्स आंसर में लिखेंगे जो सपोर्ट करेगा उस ऑब्जर्वेशन को। और वो जो पॉइंट से सपोर्ट करेगा उस ऑब्जर्वेशन को, वो हमारी बनेगी एक रीजन्ड ओपिनियन। तो एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि कमेंट टाइप क्वेश्चंस का जनरल टोन पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, निगेट नहीं है, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है, रीजन्ड ओपिनियन है। वो चीज को याद रखिएगा। अब एनालिसिस, इसके डायरेक्टिव वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइज का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, उसको ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन करके डिफरेंट डायमेंशंस को लिखो और उनके अंदर के इंटरकनेक्टेडनेस को बताओ। इंटरकनेक्टेडनेस को बताओ, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। एनालाइज का मतलब होता है कि यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दी जाएगी आपको, एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट होगा जिसको ब्रेक डाउन करना है। फिर जब आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा कि उसके डिफरेंट डायमेंशंस होंगे। तो वो जो डिफरेंट डायमेंशंस होंगे ब्रेक डाउन करने के बाद, हर एक डायमेंशन का इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि एक चीज याद रखना। अब आप एनालाइज में जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट को ब्रेक डाउन करते हो, तो ये कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट के ब्रेक डाउन की वजह से एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, और वो क्या होगी? एक कॉमन थ्रेड होगा। हम इस कॉमन थ्रेड पे ही चलेंगे, यानी कि आपने एक कॉमन थ्रेड आइडेंटिफाई कर लिया, कॉमन आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई कर लिया। उस कॉमन आर्ग्यूमेंट को ही कैसे वो अलग अलग डायमेंशंस में बटा है और कैसे वो सारे डायमेंशन इंटरकनेक्टेड हैं, ये चीज हमें लिखनी है यहाँ पर। समझ में आई जी ये आपको? फिर एक बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है इलेबोरेट। इलेबोरेट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो एक स्टेटमेंट इज लाइक अ बोन। स्टेटमेंट यानी कि द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक अ बोन। बोन यानी कि एक सूखी स्टेटमेंट होती है, उस बोन पे हमें फ्लैश ऐड करना होता है। उस बोन पे हमें फ्लैश ऐड करना होता है। यानी कि यहां पर हम इलेबोरेट में क्या कर रहे हैं? हम इलेबोरेट में कर रहे हैं ये चीज कि हम एक आर्ग्यूमेंट पकड़ेंगे, उस आर्ग्यूमेंट के हम पॉइंट्स लिखेंगे, उस आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स देंगे, डेटा यूज करेंगे, केस स्टडीज यूज करेंगे, स्कॉलर्स यूज करेंगे, इलस्ट्रेशंस यूज करेंगे। तो जो भी कोर आर्ग्यूमेंट होगा ना, उस पे हम फ्लैश लगाएंगे, यानी कि उसमें और इनपुट्स देंगे, पॉइंट्स देंगे, डेटा देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, स्कॉलर्स देंगे। इलेबोरेट टाइप के क्वेश्चन ऑल अक्रॉस द फोर पेपर्स आर नाउ बीइंग आस्क्ड। पहले इलेबोरेट सिर्फ इकोनॉमिक्स में आ रहा था, इसीलिए 2 साल से इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें स्कॉलर्स पढ़ाता था तो लोग परेशान होते थे, सर स्कॉलर क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि मेंस में वो क्वेश्चन आ रहे थे। अब पॉलिटी में भी वो चला गया,
स्कॉलर्स को लेकर। अब उसने ज्योग्राफी में भी इलेबोरेट पूछना चालू कर दिया। अब उसने फॉर दैट मैटर हिस्ट्री में भी चालू कर दिया। ज्योग्राफी में अभी तक एक ही सवाल आया है, दैट इज एन इंडिकेटर, आगे और आएंगे। हिस्ट्री में और भी आ चुके हैं। तो नाउ इट इज कॉमन अक्रॉस ऑल 4 पेपर्स। एथिक्स में तो खैर पूछते ही पूछते हैं, और एथिक्स में हम स्कॉलर्स पढ़ते ही हैं। तो ये तरीका है। अब क्रिटिकली इवेलुएट, एक बड़ा कॉमन डायरेक्टिव वर्ड है जो यूपीएससी यूज करती है, क्रिटिकली इवेलुएट। क्रिटिकली इवेलुएट में हम क्या करेंगे, जो भी कोर आर्ग्यूमेंट होगा, उस कोर आर्ग्यूमेंट में हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्ट्राडिक्शंस, और उसके बेसिस पे हम एक फाइनली वर्डिक्ट लेंगे। और वर्डिक्ट क्या हाईलाइट करेगा, आर्ग्यूमेंट की वीकनेसेस। तो अब आप एक पॉइंट देखो यहां पर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कमेंट का टोन पॉजिटिव है, क्रिटिकली इवेलुएट का पूरा टोन ही नेगेटिव है। क्योंकि यहाँ पर जो कोर आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर के क्या कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स है। ये बड़ा चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि जान पूछ के आप देखना कि जो यूपीएससी क्रिटिकली इवेलुएट टाइप के स्टेटमेंट्स देती है, वो स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होते हैं कि नमामि गंगे प्रोग्राम हैज डिलीवर्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्रिटिकली इवेलुएट। आप देखो, यूपीएससी मतलब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव बना के उसका क्रिटिकल इवेलुएशन चाह रही है। यानी कि आपको वो चाह रही है कि देखो ये चीज पॉजिटिव टोन में, अब आप पॉजिटिव फैक्ट्स रट के गए हो कि नमामि गंगे के टाइम पे हमने यहाँ पर सीवर लगाया, हमने ये पाइपलाइन लगाई, ये करा वो करा, लेकिन उसकी कॉन्ट्रडिक्शन वो पूछ रहा है। और पूरा आंसर का टोन क्या है, वीकनेस ओरिएंटेड। ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। और फिर आता है क्रिटिकली एनालाइज। यहां पर भी वही चीज है, आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट के अंदर के हम कॉन्ट्राडिक्शंस शो करेंगे, और कॉन्ट्राडिक्शंस का हम इंटरैक्शन बनाएंगे। इंटरैक्शन का मतलब वही है कि यहां पर जैसे हमने एनालाइज में किया था, मैंने आपको बताया इंटरकनेक्टेडनेस, तो यहां पर भी इंटरकनेक्टेडनेस है, बट किसकी, कॉन्ट्राडिक्शंस की। यानी कि वीकनेसेस रिलेटेड कैसे हैं। अब आप कहोगे कि क्रिटिकली इवेलुएट और क्रिटिकली एनालाइज में क्या फर्क है, मैंने जानबूझ के दोनों सामने लिखे आपके। फर्क ये है कि जो क्रिटिकली इवेलुएट है उसमें हम कॉन्ट्राडिक्शंस जो लिख रहे हैं, दे कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए, आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट फैक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिकली एनालाइज में वो स्पेस नहीं है। क्रिटिकली एनालाइज में जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो पहला सेकंड से रिलेट होना चाहिए, सेकंड थर्ड से रिलेट होना चाहिए। यानी कि एक कॉमन थ्रेड होगा। तो ये डायरेक्टिव वर्ड्स हैं जो यूपीएससी जनरली यूज करती है। इनको लिख लीजिए, और जब भी आंसर राइटिंग करें इस पैटर्न पे इंश्योर करें कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो। मेंटरशिप एक्स वालों को वरी नहीं करना, उनकी प्रोसेसिंग इसी पैटर्न पे होगी, और मैं इंश्योर करूंगा इवेलुएट करके कि हो रही है। बाकी जो आंसर राइटिंग खुद कर रहे हैं इस चीज को इंश्योर करें। ठीक है जी, थैंक यू।